Hello students, myself Dr. Renu Mittal, Associate Professor Political Science Department, BSR Government Arts College, अलवर। हम प्लेटो के बारे में पढ़ रहे थे। प्लेटो के का सुकरात पर प्रभाव, सुकरात का प्लेटो पर प्रभाव, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि प्लेटो के आदर्श राज्य क्या है। प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है। प्लेटो ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक में अपने आदर्श राज्य का चित्रण किया है। उनका मूल उद्देश्य था न्याय की प्राप्ति। पहले भी मैंने बताया कि वो एथेंस वासियों के व्यवहार से, राजा से बीच बीच में परेशान हो जाते थे और उन्होंने इसी टाइम पीरियड में, इसी कार्यकाल में ग्रंथ लिखा जिसे रिपब्लिक कहा गया और उन्होंने बताया कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। हालांकि ये जो आदर्श राज्य था वो उसकी जो कल्पना थी वो बहुत मौलिक थी और प्लेटो के आदर्शवादी होने के पीछे बहुत सारे कारण कार्य करते हैं। जैसे उसने माना था कि वो पदार्थ की बजाय विचार को ही वास्तविक मानते थे। उनका मानना था कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो परिवर्तनशील हैं, क्षणभंगुर हैं, अवास्तविक हैं और वह उस समय की राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों से बहुत अधिक चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की और इसके अलावा वह उस समय जो विद्यमान यूनानी नगर राज्य के जो शासक थे उनके लिए वह एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे जिससे कि नगर राज्यों में राजनीतिक और सामाजिक सुधार लाया जा सके। आप जानते हैं कि हर दार्शनिक के पीछे कोई ना कोई एक उसका आलोचक भी होता है। प्लेटो के आदर्श राज्य को सेबाइन ने कल्पना की उड़ान माना है। उनके अनुसार ये मानना था कि आदर्श राज्य अव्यावहारिक है और डनिंग ने इसे रोमांस की संज्ञा दी है। हालांकि प्लेटो स्वयं मानता है कि उसके आदर्श राज्य जो कि दर्शन के शासन और साम्यवाद पर आधारित है, इसको क्रियान्वित करना बहुत ही कठिन है। प्लेटो ने आदर्श राज्य का चित्रण एक चित्रकार की तरह किया है। जिस प्रकार एक चित्रकार अपने चित्र को सुंदर बनाने के लिए इस बात पर ध्यान नहीं देता कि वास्तव में ये जो चित्र बनेगा वह प्रैक्टिकल है भी या नहीं है, इसी तरह से प्लेटो ने जो आदर्श राज्य के बारे में बताया तो उसने ये नहीं देखा कि ये बहुत अधिक अव्यावहारिक है, अनप्रैक्टिकल है और जिसका नमूना उन्होंने स्वर्ग में तैयार किया है। प्लेटो ने जिस राज्य को बताया है वह वास्तव में एक अच्छे राज्य का नमूना है और एक अच्छाई का विचार है और इस विचार के बारे में प्लेटो का स्वयं का कहना है कि राज्य शब्दों से बनाया गया है क्योंकि उनके विचार के अनुसार यह संसार में कहीं भी मौजूद नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को कि प्लेटो खुद मानता है कि जो उसका आदर्श राज्य है वह पूरी तरह से काल्पनिक है, उसको कहीं भी व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता है, वह स्वर्ग में बैठकर बनाई जाने वाली एक कल्पना है। लेकिन फिर भी प्लेटो मानता है कि इस काल्पनिक उड़ान में भी कुछ ऐसे मानवीय मूल्य निहित हैं जिनके द्वारा अगर उनका थोड़ा सा भी पालन किया जाए तो वह कहीं ना कहीं सार्वकालिक सार्वदेशिक हो सकते हैं। तो इस तरह से प्लेटो अपने जो आदर्श राज्य की कल्पना है उसको समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप मानता है। प्लेटो के हम आदर्श राज्य के जो दार्शनिक आधार हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा करना न्याय संगत होगा। प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति का विस्तृत रूप ही राज्य है। द स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज। मतलब प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों पर आधारित किया है। उनका मानना है कि राज्य व्यक्ति के समान है
मतलब व्यक्ति का जो एनलार्ज रूप है, बड़ा रूप क्या है, वो राज्य है। प्लेटो का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति वृक्षों या चट्टानों से न होकर के व्यक्ति के चरित्र से होती है, और व्यक्ति की चेतना और राज्य की चेतना एक ही होती है। सभी सामाजिक वस्तुएं आत्मा से प्रेरित होती हैं और व्यक्तियों के विचारों के प्रतिरूप होती हैं। इसलिए प्लेटो का मानना है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के आधार पर ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण किया जा सकता है, और इसीलिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का चित्रण किया है, जिससे व्यक्ति अपने श्रेष्ठ विचारों का निर्माण कर अपनी ऊंचाइयों को छू सके। दूसरी बात आती है, प्लेटो का मानना है कि मानव स्वभाव में 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा यानी कि भूख, करेज, रीजन और एपिटाइट। इन तीनों के आधार पर वह विवेक के आधार पर दार्शनिक, साहस के आधार पर सैनिक और क्षुधा के आधार पर उत्पादक वर्ग की व्यवस्था करता है। प्लेटो का मानना है कि विवेक राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी व्यक्ति में साहस के साथ विवेक पहले से ही उपस्थित रहता है, लेकिन इसकी जो पूरी परिणति होती है वो दार्शनिक शासकों में होती है। मतलब जो फिलोसफर किंग होते हैं उनमें विवेक और साहस दोनों होते हैं। फिलोसफर किंग विवेक द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रेम करना सीखते हैं, और इस ज्ञान से ही प्रेम का जन्म होता है। दूसरी बात उन्होंने करी सैनिकों की, कि विवेक सैनिकों में भी होता है लेकिन यह प्रेम में परिणत नहीं होता है। इसलिए प्लेटो जो दार्शनिक वर्ग को ही विवेक का स्थान मानकर उन्हें ही शासन करने का अधिकार प्रदान करता है। उनका मानना है कि जो विवेकी और ज्ञानी जो शासक होते हैं वो किसी भी तरह के जाल में नहीं फंसते हैं, और वह हमेशा अपने एक अलग स्वरूप में विद्यमान होते हैं। ठीक इसी तरह से सैनिक वर्ग उत्साह या साहस द्वारा राज्य को सामरिक दृष्टि से सुरक्षित करते हैं, बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करते हैं, आंतरिक शांति और सुरक्षा कायम करते हैं। इस वर्ग का कार्य अर्थात सैनिक वर्ग का कार्य शासक वर्ग की आज्ञाओं का पालन करना होता है। और जो हमने एक तीसरा तत्व की चर्चा करी थी वो कहलाती है क्षुधा, जो कि उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। प्लेटो का मानना है कि मानव की आर्थिक आवश्यकता से ही प्रारंभिक रूप में राज्य का उदय होता है। ठीक है ना, मनुष्य जंगलों में भटक रहा होता है और फिर वो अपनी क्षुधा शांत करने के लिए राज्य की उत्पत्ति करता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और जब व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं तो वह एक स्थान पर एकत्रित होने लगते हैं और रहने लगते हैं, जिसकी परिणति राज्य के रूप में होती है। तो इस तरह से एक राज्य का जो सिद्धांत है वो ये होता है कि राज्य स्वयं स्वावलंबी होता है, और मानव आत्मा और राज्य मिलकर में एक सावयवी एकता का निर्माण होता है, और राज्य को हम मानव आत्मा का ही वृत्त रूप कह सकते हैं। कई बार ये छोटे क्वेश्चन में भी आ जाता है कि मानव राज्य जो है वो व्यक्ति की आत्मा का ही वृत्त रूप है, कैसे? क्योंकि इसके बारे में हमने चर्चा करी कि व्यक्ति आत्मा है उसमें और वह शुदा होती है और वह एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करता है, और वही उसका जो वृत्त रूप है वो राज्य बन जाता है। ठीक इसी तरह से राज्य हित में व्यक्ति का हित निहित है। इसका अर्थ है कि राज्य व्यक्ति से मिलकर के बना है। मानव राज्य की क्या है, चेतना का ही एक अंश है। इसीलिए
अगर राज्य का हित में ही, मतलब अब अलग अलग हित तो रहेंगे नहीं, मेन उसमें क्या हो गया, राज्य का हित हो गया, और राज्य का हित ही व्यक्ति का हित है, और राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। इसलिए प्लेटो राज्य की सावयवी एकता पर, ऑर्गेनिक एकता पर बल देता है। फिर हम चर्चा करते हैं कि जहां प्लेटो ने पहले भी सत्य संबंधी सिद्धांत के बारे में बताया था, तो वो कहता था कि जो पदार्थ है वो सोया हुआ है, उसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई भलाई का विचार नहीं होता है, जबकि जो आइडियाज होते हैं, जो विचार होते हैं, उनमें भलाई का विचार होता है। और इसीलिए इस विचार को, सत्य के विचार को अपनाकर ही जो आदर्श राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। तो अगले वीडियो में अब हम आदर्श राज्य की विशेषताओं की चर्चा करेंगे, और आप लोग इतने ये पढ़िएगा और देखिएगा कि छोटे छोटे जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से है कि व्यक्ति राज्य का ही एक बड़ा रूप है, मतलब राज्य जो है वो कहीं से आसमान से नहीं टपका है, बल्कि व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य का निर्माण हुआ है। थैंक यू।